हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो आज की भी सीरीज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर है। अब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और पहली बार अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर? तो आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज है और हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपकी यूपी टेट एसएट और रीड के एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इवन अगर आप शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन सीरीज में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही इसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बोलना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक का हमारा यूपी टेट, जो हमारी मोबाइल पाठशाला पर आप प्लेलिस्ट देखेंगे यूपी टेट का, अगर आपने उस प्लेलिस्ट को अभी नहीं देखा है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे एक बार, तो आपको काफी ज्यादा आपका इंग्लिश में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप चैनल पे जब पहली बार विजिट भी किए हैं तो आप उन क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे और उनको पढ़ेंगे, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे गाइस। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, आई हैव जस्ट हायर्ड अ टाइपराइटर। मैंने अभी अभी बिल्कुल एक टाइपराइटर हायर किया है। एंड आई डैश टाइप नाउ अ डेज, और मैं आजकल कर रही हूँ, टाइप कर रही हूँ। तो आजकल मैं टाइप कर रही हूँ, नाउ अ डेज का मतलब होता है दीस डेज, यानी आजकल मैं टाइप कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अगर मैं कोई चीज आजकल कर रही हूँ, बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन है ये टेंस पर बेस्ड है। आजकल मैं जो भी काम कर रही हूँ, आजकल मैं जो भी काम कर रही हूँ, पता नहीं है मुझे कि इन फ्यूचर में करूंगी या अभी किस टाइम तक करूंगी। मतलब अभी मेरा काम कंटिन्यू है, लेकिन कब तक रहेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन फिलहाल अभी के टाइम में काम कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये हमारा टेंस का क्वेश्चन है गाइस, और ये टेंस के क्वेश्चन के लिए आपको एक सुटेबल वर्ब देखना है। इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन में हम क्या सुटेबल एक वर्ब डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जैसा बता दूं कि नाउ अ डेज के साथ में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है हमेशा, नाउ अ डेज के साथ में, दीस डेज के साथ में, नाउ के साथ में, स्टिल के साथ में, व्हाइल के साथ में, एट द मोमेंट के साथ में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। इट मींस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ यूज हुआ है, ये हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब भी हम आजकल कुछ कर रहे हैं तो वो हमारा कंटिन्यू ही हो जाता है। आजकल कुछ कर रहे हैं, अभी काम तो कंटिन्यू है ना, इट मींस कि ये अभी अगर प्रेजेंट में हम कुछ कर रहे हैं, प्रेजेंट नाउ अ डेज मतलब प्रेजेंट की ही बात हो रही है, प्रेजेंट में कुछ कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी आप जानेंगे कि आपको क्या करना है, जब इस तरह के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए तो एक बार अपने सब्जेक्ट को देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाइए, ठीक है। सब्जेक्ट को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाइए, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब प्लूरल। और उसके बाद से आप क्या देखेंगे ना, कि जैसा आपका वर्ब है वो होना किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो आपके टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूं तो वो आपका होना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग और एक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, टाइम या एक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देख रहे हैं आप कि नाउ अ डेज का टाइम जो है वो प्रेजेंट का है, और इस प्रेजेंट में एक्शन टेम्परेरी होता है, यानी कि हम वहां पर क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। क्लियर इतनी बात। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 22 जुलाई 2005 शी डैश इन दिस फर्म फॉर 11 ईयर्स। मतलब उसको 5 साल हो जाएंगे, उसको 5 साल, उसको 11 साल हो जाएंगे, 2005 में उसको 11 साल हो जाएंगे इस फॉर्म में काम करते हुए। मतलब हो जाएंगे 2005 में उसका 11 साल हो जाएगा फॉर्म में काम करते हुए, ठीक है। इट मींस कि हम इन फ्यूचर में हम किसी काम की समाप्ति की बात कर रहे हैं, या काम की कंप्लीट या टाइम के कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, कि ये जो एक्शन है या ये जो आपका ड्यूरेशन है, इन फ्यूचर में इतना समय हो जाएगा इसको करते हुए, ठीक है। इन फ्यूचर में इतना समय हो जाएगा उसको करते हुए। ये तो हुई पहली बात, जो प्रैक्टिकली हमने समझा कि आने वाले समय में उसका इतना समय बीत चुका होगा इस फर्म में काम करते हुए। फिर से मेरी बात सुनो, आने वाले समय में उसका यहाँ पर काम करते हुए इतना समय बीत चुका होगा, यानी कि अल्टीमेटली बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की हम, अल्टीमेटली बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की हम। तो अब इसका मतलब, क्योंकि काम जब कंप्लीट होने की बात करते हैं तो वहां पर हम परफेक्ट यूज करते हैं, और फ्यूचर में काम परफेक्ट होगा, फ्यूचर में काम कंप्लीट होगा, इट मींस यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये तो हुआ हमारा प्रैक्टिकल जो हमने समझा। दूसरा ये चीज नॉलेज आपको मिलना होगा, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो ये है कि बाई प्लस टाइम जब भी यूज करते हो आप, बाई के साथ में जब भी टाइम आ जाता है, बाई के साथ जब भी टाइम आ जाता है, सेंटेंस चला जाता है आपका
फ्यूचर परफेक्ट में चला जाता है। बताओ इतनी सी बात, अगर कमाल का कॉन्सेप्ट आप सभी को लगता है कि हाँ ये बहुत ही हेल्पफुल है, इससे कुछ नॉलेज गेन हो पा रहा है, तो गाइज शेयर कर दो मेरे लिए, जहां जहां आप शेयर कर सकते हो कर दो। और चैनल पे पहली बार नए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आप नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, चैनल को पसंद आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा है, तो शेयर जरूर करेंगे आप, ठीक है। सो बाय प्लस टाइम आपका जब भी होता है सेंटेंस में यूज, तो वो फ्यूचर परफेक्ट में होता है। इट मींस कि हम वहां पर क्या यूज करते हैं, विल वर्ब यूज करते हैं, शैल लगाते हैं, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हैव का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम हैव का यूज करते हैं। ये तो हमारा हुआ एक्टिव का। अगर हमें पैसिव जाना होता है तो विल शैल हैव बीन हम लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव का है। और जब हमें पैसिव जाना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या होना चाहिए, बाई जुलाई 2005 she will have been working in this firm for 11 years। उसको हो जाएगा 11 साल उसको हो जाएगा इस फर्म में काम करते हुए, ठीक है। लेकिन अभी उसने काम बंद नहीं किया है, उसने अभी काम नहीं बंद किया है, इसलिए इसको हम किस में रखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ थर्ड पे। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। आपको मैंने बताया था बहुत पहले, जब आप सीरीज देखेंगे यूपी टेट की, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि बिफोर के साथ आने वाला पहले वाला सेंटेंस, ठीक है। यानी बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। बिफोर का मतलब होता है पूर्व, और पूर्व यानी कि हम किसी काम के पहले होने की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। पूर्व यानी किसी काम के पहले की होने की बात हो रही है। तो ये मेरी बात ध्यान से सुनो आप सभी, कि पास्ट में जब दो एक्शन होता है, पास्ट में दो एक्शन होता है, ठीक है। पास्ट में दो एक्शन होता है, एक होता है हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। और ये पास्ट परफेक्ट होता क्या है बताती हूँ। एक होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान से सुनो मेरी बात। पास्ट में दो एक्शन होता है, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम बीता हुआ आज बोलते हैं, और ये पास्ट परफेक्ट इस बीते हुए आज के पहले का बीता हुआ टाइम होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे मैं बोलूं कि जैसे बचपन में हम क्या ये एक सेंटेंस बोलते थे कि मरीज डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि पास्ट में दो एक्शन हुआ है, एक तो डॉक्टर का आना, दूसरा मरीज का मरना। लेकिन हम जानते हैं कि पहले मरीज मरा, बाद में डॉक्टर आया। मरीज पहले मरा, बाद में डॉक्टर आया। इट मींस कि हमारा मरीज का मरना वाला जो काम है वो पास्ट परफेक्ट है, और डॉक्टर का आने वाला जो काम है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका कहने का मतलब है कि बिफोर जब आता है ना, तो वो पास्ट इंडेफिनिट के पहले की घटना बताता है। जब बिफोर आता है तो पास्ट इंडेफिनिट के पहले की घटना बताता है, और पहले वाली जो घटना हुई होती है, यानी इसके पहले वाली जो घटना हुई होती है, वो पास्ट परफेक्ट में यूज की जाती है। और इसका मतलब यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस V3 यूज करते हैं, और इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। आपको तो पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इट मींस कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे, ठीक है। लेकिन स्टेशन पर पहुंचने से पहले डैश हो गया, यानी ट्रेन। अब यहाँ पर स्टेशन पे आप पहुंचे तो यानी कि ट्रेन से ही रिलेटेड कोई बात होगी, तो वो यहाँ पर कह रहा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले कुछ ऐसा हुआ था, तो ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले निकल चुकी थी, डिपार्चर हो गई थी। तो यानी यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, अच्छा ये सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप यूज करेंगे क्या, यहाँ आप यूज करेंगे बिफोर विल हैव डिपार्टेड, ठीक है। बिफोर विल हैव डिपार्टेड मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, तो यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। यहाँ अभी पास्ट का तो मैंने आपको समझा दिया है, पास्ट में भी यही होता है कि पास्ट में अगर दो एक्शन होता है तो जो पहले वाला एक्शन हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, जो बाद वाला हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। सेम आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो, सेम आप इसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे गाइस। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है दैट ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, मतलब ट्रेन। अब यहाँ पर देखो बिफोर यूज हुआ है, इट मींस कि यहाँ पर दो टाइम की बात हुई है। बिफोर का मतलब क्या होता है, पूर्व होता है। तो यहाँ दो टाइम की बात हुई है कि एक तो ट्रेन स्टेशन पर मेरा पहुंचना, और दूसरा है ट्रेन को लेकर के कि ट्रेन के साथ कोई एक्शन हुआ होगा। तो बिफोर यहाँ पर हमें दो टाइम के बारे में बता रहा है, एक तो मेरा पहुंचना जिस समय मैं पहुंचा, और दूसरा ट्रेन का जाना।
तो यहाँ कह रहा है कि मेरे पहुंचने से, अब बिफोर के साथ में जो आएगा सेंटेंस वो पहले की बात बताएगा, और ये इसके बाद वाला सेंटेंस बाद की बात बताएगा कि इसके बाद क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले क्या हो चुका होगा। अब यहाँ देखेंगे हम क्या हो जाएगा, हमारा विल हैव डिपार्टेड हो जाएगा। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। एक तो यहाँ पर हमने बिफोर का ये यूज देखा कि बिफोर के पहले, यानी कि बिफोर के साथ एक सेंटेंस आएगा जो उसके किसी एक्शन के पहले होने की बात करेगा, और इसके साथ वाला सेंटेंस किसी एक्शन के बाद होने की बात करेगा। मेरी बात समझेंगे आप। और बिफोर जो है, बिफोर ये हमेशा क्या बताता है कि कोई एक्शन जो कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। तो ये हमेशा पहले वाले एक्शन को बताता है जो इस एक्शन के पहले हुआ है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947। देखो जहां पर भी हम टाइम की बात लगा देते हैं, टाइम, जहां पर भी आपका टाइम आ जाता है, कैसा टाइम, पास्ट का टाइम आ जाता है, पास्ट का टाइम। और ये हमारा पास्ट का टाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, बीता हुआ प्रेजेंट ही आपका पास्ट इंडेफिनिट बनता है, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। और इस पास्ट इंडेफिनिट के पहले का टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ 1947 आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो कह रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट हम यूज क्या करते हैं, ये जरा याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कह रहा है इन 1947 में इंडिया को आजादी मिली हुई थी। अब बताओ अटेन्स तो यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो होने से रहा। अटेंड यहाँ पर है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यानी कि हम यहाँ पर अटेंड यूज करेंगे और पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। हैज अटेंड नहीं होगा, हैज अटेंड चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैज अटेंड तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है, लास्ट वाला कह रहा है वॉज अटेंड। वॉज अटेंड कैसे हो जाएगा भाई, वॉज अटेंड क्या होता है ना, जब हम पैसिव में यूज करते हैं तब वॉज अटेंड करते हैं, और इंडिया ने आजादी हासिल करी है, ये एक्टिव की एक्टिव बात है, ये एक्टिव वॉइस में जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अटेंड यूज करेंगे। इंडिया अटेंड फ्रीडम इन 1947, ठीक है। सो 1947 के साथ साथ ये भी आप जानेंगे कि जब भी पास्ट का टाइम यूज करते हैं, यानी कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे आपका हो गया लास्ट मोमेंट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, या 1947 या कोई स्पेसिफिक टाइम की बात कर देते हो जो आपका पास्ट का बीता हुआ समय होता है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट आ जाओ, he dashed out for an evening walk after he had taken my dinner। मतलब डिनर खाने के बाद वो कहाँ चला गया, वो वॉक पर चला गया, इवनिंग वॉक पे चला गया, ठीक है। अब देखो गो यहाँ पर, अब यहाँ देखो, यहाँ पास्ट की बात हुई है ना, यहाँ पास्ट की बात हुई है, इट मीन्स कि यहाँ भी पास्ट होना चाहिए, तो गो तो होने से रहा क्योंकि ये प्रेजेंट में जाता है। वेंट हो सकता है, विल गो नहीं होगा, फ्यूचर में जाएगा, हैव गॉन नहीं होगा क्योंकि ये जा रहा है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में जाना है, यानी कि आंख बंद करके भी आप वेंट लगा सकते हैं क्योंकि पास्ट में गया है। क्योंकि पास्ट में गया है, एक तो ये रूल होता है, क्योंकि पास्ट में गया है तो आप वेंट लगाएंगे। एक ये रूल होता है, ध्यान से मेरी चीज को मैं जो बता रही हूँ वो देखेंगे, जब भी सेंटेंस में बिफोर यूज करते हैं तो बिफोर के बाद वाला जो होता है, यानी कि बिफोर के राइट साइड वाला जो होगा वो आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट में, और इस साइड वाला होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में होगा। और आफ्टर के साथ एकदम उल्टा है, आफ्टर के इधर वाला साइड में जो होगा, राइट साइड में होगा, वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में होगा, और इस साइड वाला होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं गाइस, माय ब्रदर वाज इन द बाथरूम व्हेन शी डैश कॉल बेल। मतलब मेरा भाई जो था वो बाथरूम में था जब उसने डैश किया, जब उसने कॉल बेल को डैश किया। अब यहाँ पर वॉच का यूज किया गया है, यू कैन सी गाइस, यहाँ पर वॉच का यूज किया गया है, इट मीन्स कि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, सेंटेंस पास्ट में है, वॉच का यूज किया गया है। सो माय ब्रदर वाज इन द बाथरूम, भाई मेरा बाथरूम में था मतलब था, उसके बाद उसमें कुछ एक्शन हुआ था। जिस समय भाई बाथरूम में था उस समय कोई एक्शन हुआ था, तो यानी कि एक्शन हुआ था उस समय, तो ये बात कब की होगी, पास्ट कंटिन्यूअस की होगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, देखो एंड रिंगिंग होगा नहीं, रिंग होगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव रैंग होगा नहीं, रैंग यहाँ पर आपका जो है पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसको यूज करके देखो ये जो रिंग है मतलब होता है घंटी बजाना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये रैंग क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और रंग क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है।
रंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जिस समय भाई नहा रहा था, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस, और उस समय कोई एक्शन हुआ जो कि पास्ट में जाएगा, तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी रैंक का यूज करेंगे। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शी डैश अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। अब यानी फ्यूचर की बात हो रही है। नेक्स्ट मंथ, कमिंग डेज, फॉलोइंग डेज, फ्यूचर की टाइम की बात हो जाती है। अब यहाँ पर हमें फ्यूचर का ही वर्ब देखो पहले ऑप्शन में ही मिल गया, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। कितने आसान आसान क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं। अगर आपको यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो मैंने सॉल्व कराया है अपने ही चैनल पे। आप देखेंगे यूपी टेट की प्लेलिस्ट पर, यूपी टेट की प्लेलिस्ट आप जब ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारे सीरीज ऐसे मिलेंगे जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है। तो आप जाएंगे उस सीरीज को देखेंगे, ठीक है, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा और आप ये गेस कर पाएंगे कि आने वाला जो क्वेश्चन पेपर होगा यूपी टेट का या रीट का या आपका एस्टेट का, वो कैसा हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि वो आपके मिक्सिंग क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के मिक्सिंग क्वेश्चंस है, जो मैंने रीट से उठाया है, जो मैंने एस्टेट से लिए हैं और जो मैंने यूपी टेट से भी लिए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे जरूर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ की बात, आने वाले समय की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो जाएगी, तो यहाँ पर विल गेट आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। आई वेंट इनटू द हॉस्टल, मैं हॉस्टल में गई। तो वेंट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मींस कि ये पास्ट में जा रहा है, इट मींस कि ये पास्ट में जा रहा है, सो आने वाला भी पास्ट में ही जाएगा। तो अब यहाँ देखो इच कुकिंग है तो ये होने से रहा, वॉज कुकिंग है कंसीडर कर सकते हैं, हैज कुक्ड नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में होता है, और कुक भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा किस में है, ये हमारा प्रेजेंट में यूज होता है। तो इट मींस कि हमने पहला वाला ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट किया, सेकंड वाला किया और लास्ट वाला किया, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कितने अच्छे से मैंने एलिमिनेट किया देख सकते हैं आप सभी। आई वेंट इनटू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स वाज डूइंग, कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, मैं ये देखने के लिए कहाँ गई, हॉस्टल में गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। I went into the hostel to see what students, फिर से वही क्वेश्चन, आर डूइंग को हटा दो क्योंकि वेंट है तो आर डूइंग हट जाएगा, डिड हट जाएगा। डिड यहाँ पर हम क्या भाई, डिड हम कब यूज करते हैं, डिड हम यूज करते हैं हमारे इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव स्टेटमेंट में हम डिड का यूज करते हैं, और फिलहाल यहाँ डिड का यूज होगा नहीं। इट मींस कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा एक्शन चाहिए जो कंटिन्यू है, तो यहाँ पर आर डूइंग तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट की बात है, डिड भी यहाँ नहीं होगा, डूइंग, यहाँ डूइंग को हमें हेल्पिंग वर्ब देना है तो ये भी नहीं हो पाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है। आई वेंट इनटू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स वर डूइंग, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, ये देखने के लिए मैं हॉस्टल में गई कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे। नेक्स्ट आ जाओ। While reached the station, स्टेशन पहुंचने के बाद I found, मैंने देखा, क्या देखा, मैंने देखा डैश फॉर मी, कि शशि मेरे लिए डैश कर रही थी। क्या हो सकता है आंसर, मैं स्टेशन जब पहुंची, रीच्ड है ना, देख सकते हो आप ध्यान से, ईडी फॉर्म में आपका वर्ब आया है, रीच्ड आया है, ईडी फॉर्म में आपका वर्ब आया है, रीच्ड आया है, इट मींस कि ये भी हमारा किस में जाता है, ये भी हमारा पास्ट में जाता है। रीच्ड आया है, while reached the station I found, मैंने पाया, शशि को मैंने पाया डैश करते हुए मेरे लिए। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पास्ट में जा रहा है, इट मींस कि आने वाला पास्ट में ही जाएगा। वेटिंग को हटा दो, वेटिंग क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो अपने साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लेके आएगी, बट यहाँ तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब मिला नहीं है, तो वेटिंग भी आपका गया। हैज वेटिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि बात यहाँ पास्ट की कर दी है, तो फिर हैज वेटिंग नहीं कर सकते भाई, प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर हम नहीं कर सकते एक ही सेंटेंस में। जब हमने पास्ट की बात की है तो अल्टीमेटली आगे भी हम फर्दर हम पास्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, अपने हैज वेटिंग को यहाँ नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा हैड वेटिंग है, हैड वेटिंग हम कब करेंगे, हैड वेटिंग, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है भैया, क्यों भूल रहे हो, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये इसमें भी कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं, तो यानी कि आपका डी भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास में सी ऑप्शन, वॉज वेटिंग, तो यानी कि अब ये हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। क्यों, अभी समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, बस क्या करना है ना, कुछ मत देखो, कुछ मत सोचो, वर्ब को देख लो, आगे आने वाला वर्ब सेट कर दो, सब्जेक्ट देख लो, उसके अकॉर्डिंग वर्ब सेट कर दो, वर्ब को अपने टेंस के अकॉर्डिंग सेट कर दो। इतना आसान पेपर आता है, देखने के लिए आपके पास में क्या है, क्या देखते हो, मतलब आजकल के मीम्स ही देखने का टाइम है। अगर आपके पास में खाली समय है तो आप यूपी टेट का प्लेलिस्ट जरूर जाएंगे, देखेंगे, और ऐसे में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास में नया क्वेश्चन आ गया है, इसमें क्या करना है, हमें ईडीएम का मतलब बताना है। हमारे पास में ईडीएम है, ईडीएम का स्पेशली हमने सेशन किया है, आपको ईडीएम में कैसे आंसर करना है अपने यूपी टेट के एग्जाम में, ये आप उस वीडियो को देख करके बहुत अच्छे से गेस कर सकते हैं। अब इस ईडीएम का मतलब क्या होगा, किसी की आंखों में धूल डाल देना,
क्या एग्जैक्ट मीनिंग कभी भी ईडीएम की आंसर बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना होता है, हमें एक टेक्निक फॉलो करना होता है, दैट इज रीड बिटवीन द लाइंस। यानी कि हमें क्या करना है, हमें बातों का मतलब समझना है, गेस करके निकालना है कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो चलो इसका मतलब निकालते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस करते हैं, यानी कि इसके अंदर की बात को समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। कभी भी एग्जैक्ट वही मतलब नहीं होने वाला जो इसका ईडीएम का दिया रहेगा। ठीक है, अब कह रहा है टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज, किसी की आंखों में धूल झोंक देना। अगर हम किसी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो मतलब हम उसको धोखा दे रहे हैं। तो धोखा देने से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, टू चीट समवन, टू मेक ब्लाइंड, टू हार्म समवन, टू मिसलीड। तो क्या हो जाएगा, टू चीट समवन। क्या क्या हो जाएगा, टू चीट समवन, यानी किसी को धोखा देना, किसी को धोखा देना। ठीक है, तो यहाँ ये तो बड़ी बहुत आसान सा था ये, बट ऐसे आसान सा नहीं, कभी कभी आता है, कभी कभी इडियम्स बहुत ज्यादा ट्रिकी आ जाते हैं कि जिनका मतलब भी नहीं हमें पता हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। उसका मैंने एलिमिनेशन टेक्निक भी बताया कि कैसे एलिमिनेट करना है आपको। उसके लिए क्या करना है कि अगर वही सेंटेंस घुमा के आपके ऑप्शन में दे दे रहा है, मतलब वो आंसर बन ही नहीं सकता है, उससे ओपोजिट वही आंसर हो सकता है। मैंने वही टेक्निक आपको ईडीएम वाले उसमें ईडीएम वाले वीडियो में मैंने समझाया था, जो मैंने सेशन किया था। ठीक है, तो आप देखो सेकंड आ गया, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, यानी कि अगर मैं आपको खौलते हुए पानी में डाल दूं तो आप क्या करेंगे, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको कोई खौलते हुए पानी में डाल रहा है, मतलब ये तो हमें नहीं बताना है कि कोई हमको खौलते हुए पानी में डाले या ना डाले, इसका कहने का मतलब है कि आप बहुत परेशानियों से घिरे हुए हैं। हॉट वाटर का मतलब होता है आप बहुत परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो आ जाओ, यहाँ पर परेशानियों से घिरने में कौन सा आपका आंसर बन रहा है, टू बी इन कंफ्यूज्ड। नहीं, कंफ्यूजन कभी परेशानी नहीं हो सकती है। कंफ्यूजन कुछ समय के लिए होता है। टू सफर फाइनेंशियली, टू गेट इनटू ट्रबल। भैया ट्रबल ट्रबल ट्रबल, और ट्रबल का मतलब होता है चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो कंफ्यूजन का हो, ट्रबल तो ट्रबल है। तो यानी कि एग्जैक्ट जो हमें आंसर मिला, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है कि हम बहुत परेशानियों से क्या है, घिरे हुए हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, बादलों में खोए रहना। बादलों में कौन सा इंसान खो सकता है, एस्ट्रोनॉट थोड़ी हो कि बादलों में खो जाओगे। इट मीन्स कि हम क्या है, हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि हमारी कन्या आएगी वरमाला लेकर के हमें डालेगी। तो ये डे ड्रीमिंग का हो सकता है, और इसी से कुछ हमारा जो है रिलेटेड है, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड से। तो टू बी परप्लेक्स मतलब कंफ्यूज, टू डे ड्रीम, टू मीट विद वंस डेथ, टू फाइंड वन सेल्फ इन अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजिशन। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। बादलों में खोना मतलब आपने गाना तो सुना ही होगा ना कि तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। तो वो आपको पता है वो बादलों में खोने वाली ही बात होती है। ठीक है, तो आप गए चांद तारे तोड़ने के लिए और वही बादलों में आप खो गए। मतलब आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आप ऐसा कभी कर पाएंगे किसी के लिए, ऐसा कुछ बहुत ही डिफिकल्ट सा अटेम्प्ट कर पाएंगे किसी के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो है टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड का मतलब होगा टू बी परप्लेक्स नहीं, टू डे ड्रीम, यानी कि सपना देखना, दिन में सपने देखना। ठीक है, टू डे ड्रीम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, टू बी रोलिंग इन मनी। टू बी रोलिंग इन मनी, अगर किसी के पास में पैसा है तो उसी पैसे पर घूमता रहेगा। मतलब रोलिंग इन मनी का मतलब होता है टू बी रिच, बहुत ज्यादा क्या हो जाना, बहुत ज्यादा धनवान होना। तो बारोइंग मनी कभी होगा नहीं, जो रिच है तो वो बोरो करेगा नहीं, वेस्टिंग मनी होगा नहीं। स्पेंडिंग मोर देन हिज इनकम, बिल्कुल नहीं। वेरी रिच इसका मतलब हो जाएगा कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। तो टू बी रोलिंग इन मनी का मतलब होता है बहुत सारा पैसा होना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हस मनी का मतलब होता है किसी को घूस देना, किसी को घूस देना। तो मनी ओवर ड्यू का मतलब होता है बकाया होना। ठीक है, इजी मनी नहीं होगा आपका। ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस, यानी कि चुप्पी किसी के मुंह को बंद रखने के लिए जब आप पैसे देते हो तो हुश मनी होता है वो। हुश क्या है, तो हुश मतलब ऐसे बोलते हैं ना, किसी को जब साइलेंट होने के लिए बोलते हैं तो हुश बोलते हैं। हुश मनी का मतलब होता है किसी के मुंह को बंद रखने के लिए जब आप ब्राइब देते हो, जब आप रिश्वत देते हो, तो उसी को बोलते हैं ब्राइब पेड टू बी सिक्योर साइलेंस होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास में पैसेज है, और ये पैसेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पैसेज में हमारा पोम है आज का पैसेज हमारा पोम है। ठीक है, कह रहा है पोम, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस आवर स्क्रीन,
ये हमारा 12th का एक है जिसमें एडिने रिच ने एक पोयम लिखी हुई थी, उनकी ही पोयम है और उन्होंने इनके एडिने रिच के बारे में बताया गया है। तो उन्होंने इस पोयम को लिखा और उसमें लिखा, पहली लाइन इस पोयम की कह रही है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर का जो टाइगर है, प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। यानी कि मैं पूरा इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा गेस करके स्टोरी को रिलेट, ताकि आप कर पाए। आंट जेनिफर एक एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, यानी कि कपड़ों पर जो हम बनाते हैं, चलचित्र बनाते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं, उसको कढ़ाई करना बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी करना बोलते हैं। तो आंट जेनिफर क्या कर रही थी कि एम्ब्रॉयडरी कर रही थी अपने कपड़ों पर, ठीक है। और स्पेशली ये जो आपका पोम है ये रिलेटेड है आजकल के टाइम में, जैसे कि औरतें जिनकी शादी हो जाती है तो वो क्या करती हैं, उनके पास बहुत सारी सफरिंग्स हो जाती है और मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, बहुत डर डर के जो रहती हैं, जिनकी शादी हो जाती है, ऐसी औरतों के लिए यूज किया गया है। और इस टाइप की औरतों का कंपैरिजन हम आंट जेनिफर ने किया है टाइगर के साथ में, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। यहाँ डिफरेंस बताया गया है, एक टाइगर जो बहुत ज्यादा कैसा रहता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता है, और एक ऐसी औरत जिनकी शादी हो जाती है जो बहुत डरी डरी रहती है। तो दो लोगों के बीच में यहाँ डिफरेंस बताया गया है, इस पोएम के थ्रू हम समझेंगे वो। सो आंट जेनिफर टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, आंट जेनिफर ने जो एम्ब्रॉयडरी करी है अपने कपड़ों पर, वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, बहुत ही उछल रहा है। ब्राइट टॉपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टॉपेज का मतलब होता है एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा पत्थर, यहाँ पर एक क्रिस्टल की बात की गई है जो ब्राइट टॉपेज, बहुत ज्यादा पीला हो, मतलब एक ऐसे क्रिस्टल की बात की गई है, ऐसा क्रिस्टल जो बहुत ज्यादा क्या हो, पीला हो। सो ब्राइट टॉपेज डेनिजन, डेनिजन का मतलब होता है इनहैबिटेंट, जहां पर हम रहते हैं, ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन। तो उन्होंने यहाँ पर टाइगर को क्या बताया है, ब्राइट टॉपेज बताया है, जो कि जंगलों में रहता है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे प्रेस इन स्लीक सिवलरिक सर्टेनिटी। मतलब वो किसी भी इंसान से डरते नहीं है। कौन नहीं डरता है, टाइगर किसी भी इंसान से नहीं डरते हैं। बीनीथ द ट्री, जो कि पेड़ों के नीचे उनका उनका शिकार करने के लिए खड़े होते हैं। दे पेस, वो बहुत ही गति में, इन स्लीक मतलब होता है बहुत ही हेरोइक मोशन में वो वहां से क्या हो जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, आंट जेनिफर जब उस एम्ब्रॉयडरी को बना रही थी तो उनके फिंगर्स क्या कर रहे थे, उनके फिंगर्स कांप रहे थे, फ्लटर कर रहे थे। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, इवन वो जिससे कढ़ाई अपनी एम्ब्रॉयडरी कर रही थी उसको आइवरी नीडल बोलते हैं, जिससे वो कढ़ाई कर रही थी उससे भी वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके हाथ कप रहे थे। क्यों कप रहे थे, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी और वो बहुत डर डर के अपने पति से रहती थी। तो उन्होंने जब एम्ब्रॉयडरी किसकी बनाई, टाइगर की एम्ब्रॉयडरी बनाई, तो उन्होंने सोचा कि बताओ, एक टाइगर एक ऐसा जीव, एक ऐसा एनिमल है जो बहुत ज्यादा मतलब फ्रीडम के साथ रहता है, बहुत ही निडर रहता है, और एक मैं हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं बहुत डरी डरी, बहुत दबी दबी रहती हूँ, किससे, अपने हस्बैंड से, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जब मैं उसको बना रही थी तो मेरी उंगलियां कप रही थी और मुझे बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था क्या डालने में, नीडल उसमें डालने में, कपड़े में नीडल डालने में मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। फिर उन्होंने कहा द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैग। मैसिव मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, मैसिव मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, वेट मतलब होता है भार, वेडिंग बैंड का मतलब होता है रिंग। जो अंकल यानी कि जो उनके हस्बैंड ने उनको वेडिंग बैंड पहनाया हुआ था, जो उनके हस्बैंड ने उनको अंगूठी पहनाई हुई थी शादी के वक्त, सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो उनके हाथों में, उसका बहुत ज्यादा भार उनके हाथों में था। यानी कि कहने का मतलब एक तरीके से समझे कि जो अंगूठी उनके पति ने उनको पहनाई हुई है वही उनके लिए बहुत ही बड़ा बर्डन है, जिसकी वजह से वो खुल करके जी नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर वो कह रही है कि अंकल की वेडिंग बैंड ने मेरे लिए बहुत ही मैसिव वेट जैसा है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो बहुत ही भारी सा उनके उंगली में पड़ा हुआ है। When aunt is dead, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, her terrified hands will lie still ringed with orders she was mastered by, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद भी वो रिंग उनके हाथ में रहेगी, ताकि वो जितने भी अत्याचार, ऑर्डल्स का मतलब होता है अत्याचार, जिन अत्याचारों से वो गुजरी हुई है, जिन अत्याचारों को उन्होंने सहा है, वो उस बात की क्या होगी, सिंबल होगी कि उन्होंने इतनी सारे अत्याचारों को सहन किया है। तो उनका कहना है कि ये जो अंकल ने मुझे रिंग पहनाई हुई है ये मेरे लिए बहुत भारी है, और इस तरह से, क्योंकि अभी आज तक मुझे लोगों ने क्या किया, मुझ पर लोगों ने ऑपरेशन ही किया, मुझ पर लोगों ने अत्याचार ही किया है, इस वजह से मैं इस नीडल से ये टाइगर नहीं बना पा रही हूँ, ठीक है, ये टाइगर मैं नहीं बना पा रही हूँ। फिर कहती है वो, द टाइगर इन द
पैनल दैट शी मेड, जो पैनल में उन्होंने टाइगर बनाया है, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड। उनका कहने का मतलब है कि मेरे मरने के बाद तो ये अंगूठी मेरे हाथ में रहेगी, जो इस बात का सूचक रहेगी कि मेरे पर कितना अत्याचार हुआ है, लेकिन मेरे मरने के बाद ये जो मैं टाइगर बना रही हूँ, ये अब तब भी कैसा रहेगा, तब भी वो उछलता कूदता और बहुत ही क्या कॉन्फिडेंट रहेगा, बहुत ही अनअफ्रेड यानी बहुत ही निडर रहेगा। ठीक है, फिर इसी पर क्वेश्चन है, या हमने आपको पोम समझा दिया, इसी पे क्वेश्चन है, प्रांस का मतलब क्या होता है? स्कैटर्ड का मतलब होता है सेपरेट, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी, प्रेज का मतलब होता है तारीफ, प्राउंस का मतलब होता है उछलना। तो प्राउंस यहाँ पाउंस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रांस का मतलब क्या होता है, उछलना। ठीक है, उछलना। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइन हर टेरिफाइड हैंड्स विल स्टिल लाई। हर टेरिफाइड हैंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी अंगूठी की बात कही गई। तो अभी हमें क्या बताना, हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कि इस लाइन की फिगर ऑफ स्पीच क्या हो सकती है। हर टेरिफाइड हैंड्स विल स्टिल लाई, मतलब उनके हाथ से कंपैरिजन किया गया है किसी एक बहुत ही बड़ी चीज का, जो कि उनका बॉडी है। मतलब उनके हाथ में अंगूठी थी, लेकिन वो पूरे शरीर से क्या कर रही थी, पूरे शरीर से कप रही थी। आपको पता होगा कि जब हम छोटी चीज से किसी बड़ी चीज का कंपैरिजन करते हैं, बड़ी से छोटी चीज का कंपैरिजन करते हैं, तो वहां एक फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है, कौन सी, साइनेक्डो बन जाती है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ और हम देख लेंगे, मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार, यानी कि हम जब दो डिफरेंट चीजों को एक ही बोल देते हैं तो वहां मेटाफर होता है। सिमिली क्या होता है, दो डिफरेंट चीजों के बीच में कंपैरिजन करना दो कीवर्ड से, जैसे एज और लाइक से अगर हमने कंपैरिजन किया है तो वहां सिमिली होता है। हाइपरबोले क्या होता है, किसी छोटी मोटी बात को आपने बहुत बड़ा बोल दिया है, बहुत ही बड़ा बना करके बोल दिया, तो वहां हाइपरबोले होता है। फिलहाल बहुत ही बड़ी चीज को जब आप छोटी चीज से इंडिकेट करते हो, छोटी को बड़ी से करते हो, तो वहां पर हमारी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जो होती है साइनेक्डो, वहां पर वो फॉलो होती है। नेक्स्ट आ जाओ, whom is aunt terrified? क्या आंट टाइगर से डर रही थी या आंट अंकल से डर रही थी? आंट अंकल से डर रही थी, आपको मैंने पोएम में बताया है। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे मैस्कुलिन इमेज ऑफ टाइगर, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आंट इज अफ्रेड ऑफ अंकल, आंट जो है वो अंकल से डर रही थी। अंकल ने उनको एक रिंग पहनाई थी, उसका रिंग का बोझ से वो दबी जा रही थी, उनपे जो ऑपरेशन अंकल करते थे उसका तो अलग ही है। तो आंटी ने एक दिन सोचा कि मैं अब क्या करूं, मैं अब एम्ब्रॉयडरी करूंगी, टाइगर बनाऊंगी और उससे कटवाऊंगी अंकल को। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। The figure of speech in line they pace in sleek chivalric certainty। यहाँ पर कौन सा आपका क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, बता दो। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है भैया, अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा के बोलते हैं। अब एम्ब्रॉयडरी वाला टाइगर कूदेगा थोड़ी नहीं, नाचेगा थोड़ी नहीं, उसको बताया गया कि वो नाच रहे तो कूद रहा है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, हाइपरबोले बन जाएगा, कि आप छोटी मोटी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा के बोल रहे हैं। सिमिली का हमने बताया है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होना और दो चीजों को एक ही बोल देना मेटाफर हो जाता है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब किसी नॉन लिविंग को आप पर्सन की तरह ट्रीट करते हो तो वहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होता है, जो होता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि द एयर इज सिंगिंग, द एयर इज सिंगिंग, द सन इज स्माइलिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी नॉन लिविंग को क्या कर देते हैं, एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला कह रहा है कि द वर्ड सिवलरिक सिंबलाइजेस, जो सिवलरिक शब्द है इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्या, बहुत ही प्रचंड, बहुत ही शक्तिशाली। ठीक है, तो यहाँ शक्तिशाली है तो सैडनेस तो होगा नहीं, इमोशन तो होगा नहीं, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। द एटीट्यूड ऑफ द टाइगर, जो उसका अपना एटीट्यूड है टाइगर का, वो सिवलरिक का क्या हो जाता है, सिनोनिम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, द फिगर ऑफ द स्पीच इज लाइन प्राउड एंड अफ्रेड। प्राउड एंड अफ्रेड किसको बताया गया, मेरी बात सुनेंगे, प्राउड एंड अफ्रेड किसको बताया गया, टाइगर को बताया गया है। प्राउड एंड अफ्रेड किसको बताया गया, टाइगर को बताया गया है। तो कह रहे हैं कि प्राउड एंड अफ्रेड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें फॉलो हुआ है। हम क्या बोलते हैं ना, जब हम सिमिली यूज करते हैं तो सिमिली में दो डिफरेंट चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ तो, और उसके लिए जो शब्द आता है वो होता है हमारा एज और लाइक। तो यहाँ फिलहाल ये तो होगा नहीं, यानी सिमिली भी गया। हाइपरबोले स्पीच को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, मेटाफर दो डिफरेंट चीजों को एक ही बोल देना। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है, ऑक्सीमोरॉन का होता है दो डिफरेंट चीजों को, मतलब दो ऑपोजिट वर्ड्स को यूज करना, दो ऑपोजिट वर्ड्स को यूज करना। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, दो ऑपोजिट वर्ड को यूज करना। तो प्राउड का मतलब होता है घमंड और अफ्रेड का मतलब होता है डरना। प्राउड का मतलब होता है घमंड और अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। आप देखेंगे सेंटेंस में यहाँ पर लास्ट में आपका दिया हुआ है
विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। अनअफ्रेड का मतलब होता है निडर और अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑपोजिट वर्ड एक ही साथ यूज किए गए हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ऑक्सीमोरॉन कहता है कि जब दो शब्द एक ही साथ में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग के यूज किए गए हैं तो वहां पर मैं हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, मैं ऑक्सीमोरॉन बन जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो हमारे पैसेज से पोम से आपके रिलेटेड थे। और आपको ये पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है। अगर आपको अभी अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुझे ये डाउट है, मुझे ये नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको वहां पर आंसर करूंगी। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच।